गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10, सब्जेक्ट फिजिक्स। और क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है तो आपको इसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक का ओवरव्यू दिया जाएगा। और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आप थ्योरी ये वाली भी यूज कर सकते हो, और जो थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, जो आपको ऑलरेडी आपको पता है, आप उस थ्योरी के साथ भी जा सकते हो। अगर आप उसके साथ जाओगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ डाउट आ जाए, लेकिन ये जो मैंने थ्योरीज लिया है, यानी कि ये जो स्लाइड शो मैंने आपके लिया है, वो इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल जाए। अगर मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि आप स्टडी कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट, तो इतना इफेक्टिव नहीं जाता। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, तो प्रॉपर्टी शो करूंगा, तो वो शायद आपके लिए इफेक्टिव रहे। लेकिन हाँ, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगी टॉपिक की, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू रहेगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना अपना डाउट अपना ये रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, दो सब्सटेंसेस, दो नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपको लिखवा रखी है। फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट के सराउंडिंग जो फील्ड होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मैग्नेट है और ये हमने मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है। इसकी जो डिफ्लेक्शन है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डिफ्लेक्शन, यही रिप्रेजेंट करती है कि समथिंग इज अराउंड मैग्नेट। और वो क्या है समथिंग? वो समथिंग क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट इज, फिर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रॉपरली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है। वो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे यहाँ पर मैंने इसका एग्जैक्ट एग्जांपल लिया हुआ है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के सराउंडिंग आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल किया हुआ है, फैलाया हुआ है। तो आयरन फाइलिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। और जो ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, जो इसको हमने अगर ज्वाइन कर दें पेंसिल के साथ, तो इस तरह से हमारे पास लाइंस बनती हैं। इन लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस एट द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द साउथ पोल। इसका मतलब क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल की तरफ एंटर करती है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से एंट्री ली और साउथ पोल के अंदर नॉर्थ पोल से एंट्री ली है, इसको एग्जिट किया है। और एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं? यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं साउथ पोल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो प्रॉपर्टीज को। आपके पास प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एट द पोल्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? आपस में बहुत पास पास है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन भी बनता है आपके पास, एक्सप्लेनेशन आपके पास है। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट they will show two direction at a point of intersection, that is why it is impossible। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर यहां पर आपके पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप के अकॉर्डिंग वो आपके पास तीन कैटेगरी बन जाती है। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास बनती है स्ट्रेट कंडक्टर। यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास है, अगर उसकी लूप बना दी जाए, एक सिंगल लूप बना दी जाए, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और अगर उसकी बहुत सारी लूप बना दी जाए तो बन जाता है वो सोलेनॉइड का केस। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इन क्वेश्चंस में आपको प्रिपेयर करना होता है सबसे पहले डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका डायग्राम होता है। उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन है, कुछ उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। और उसके बाद आता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए शो किया गया है। कंप्लीट डायग्राम आपके पास नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है। ये इसका एक एंड बनता है, ये इसका दूसरा एंड बनता है। अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर दें तो एक डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में करवा रखा है। तो आप वहां से उसे कंप्लीट डायग्राम को देख सकते हैं। फिर एक बात क्या आती है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपको रैंडम दे दी है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी। जो डायरेक्शन होगी इट इज गिवन बाय
इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो आप क्या करोगे, इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करोगे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, थंब ऊपर की तरफ रहेगा, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको दिख रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप इसे प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। छोटी छोटी बातें हैं ये सारी, देखो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास छोटी छोटी बातें जो आपके पास है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैसे राइट हैंड थंब रूल आपको बताया, इट स्टेट दैट इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन ए राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, then the finger wrapped around the conductor shows the direction of magnetic field. Okay, इसके बाद आपके पास आ गया सर्कुलर लूप का। ये वाला डायग्राम मैंने आपको करवा रखा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ही होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे वाले डायग्राम में यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और यहाँ पर आपको पॉजिटिव लिया हुआ है। इसीलिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एरोस की डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सारा का सारा पार्ट सेम रहेगा। ऊपर आपको थ्योरी दी हुई है, थ्योरी को आप ध्यान से देख सकते हैं, नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपने एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां से आपको दिख रहा है इस तरह से आपके पास करंट की डायरेक्शन रहने वाली है। कौन से करंट की, कन्वेंशनल करंट की। अब बारी आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करोगे। राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करने पर आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर इस तरह से आप फॉलो करोगे क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज। मेरा जो डायग्राम मैंने आपको अपने जो वीडियो लेक्चर में आपको दिया है, वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहां पर है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है और क्लॉकवाइज यहां पर है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम क्यों होता है, या फिर सर्कुलर लूप के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, तो आप बोलोगे एट द सेंटर ऑफ द लूप। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि इसका और इसका, दोनों का ही कहां हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एट द सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असिस्ट ईच अदर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन असिस्ट ईच अदर, और इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या फोर्स जिसे हम बोलते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सेंटर पे होती है। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस स्लाइड शो के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं किया गया है, तो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने आप फॉलो करना है, ठीक है, कर सकते हैं आप उसे, आपको लिखवा रखा है सारा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है, ताकि आप थोड़ा सा टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाओ। एक्चुअल जो आपको टीचिंग मिलेगी, जो स्टडी मिलेगी, जो कंटेंट मिलेगा, वो आपकी प्रीवियस वीडियो से ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास है थर्ड केस, दैट इज सोलेनॉइड। ये थ्योरी पार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो। और इसके बाद हमें समझना है सोलेनॉइड। तो मैंने आपको वहां पर समझाया था कि सोलेनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी बिल्कुल क्या होंगी, बार मैग्नेट की तरह ही होंगी। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि नॉर्थ पोल कहां पर है, साउथ पोल कहां पर है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको क्लॉक रूल फॉलो करना है। आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, क्लॉक रूल, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास, और क्लॉक रूल में भी मैं आपको बता दूं क्या होता है कि क्लॉक रूल के अंदर अगर एक सर्कुलर लूप आपके पास है और उसके अंदर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसीलिए नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है, और उसके अपोजिट साउथ पोल आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एक सोलेनॉइड के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल क्लियर हो जाता है, जैसे यहाँ पर सपोज करो ये मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इसी का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आप दूसरी वीडियो जो मैंने आपको दे रखी है वो दे सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए कोई चीज आपको कंटेंट नहीं दिया हुआ है, आप उसे वहां से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सोलेनॉइड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देखो ध्यान से, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको दिया हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपको पहले समझाया गया था, बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह होता है। देखो यहाँ पर जो रिंग्स आपके पास ये बन रही हैं, सोलेनॉइड वाली बन रही हैं। बस यहाँ पर एक असम्पशन, आपको एक एक्सपेक्टेशन क्या करनी है कि यहाँ पर आपका जो कोर मटेरियल होगा वो एक सॉफ्ट आयरन का होगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का होगा या आयरन नेल, जैसे यहाँ पर आपने लिया हुआ है। तो जैसे ही करंट आप पास करोगे, दिस आयरन नेल
बिहेव एज ए मैग्नेट। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दोगे, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म एंड इट विल डीमैग्नेटाइज। तो इसीलिए आपको पता ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ करंट। करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको सोलेनोइड के अंदर, जैसे सोलेनोइड बन रहा था ना, देखो देखो जैसे पीछे था, ये देखो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड होता है ये रिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ये रिंग्स। अब इन रिंग्स के अंदर यदि हम एक आयरन आर्टिकल को इंसर्ट कर देते हैं तब वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट और वो बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह से आप ये सारी थ्योरी पढ़ सकते हो, मैंने आपको थ्योरी लिखवा रखी है, बता रखी है, और आपने इस तरह से एक ओवरव्यू लेके इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है अपने आप। अब बारी आती है आपके पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है, पहले मेजर आइडिया ले लीजिए। मेजर आइडिया इसके अंदर ये है कि जैसे ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, यानी कि आपने क्या किया, दो चीजें ले आए, एक ले आए आप करंट और एक ले आए आप मैग्नेटिक फील्ड, तो तीसरा एलिमेंट जो होता है या तीसरा पैरामीटर आप कह सकते हो, तीसरा फैक्टर आप कह सकते हो, दैट इज फोर्स, वो अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक है, जब भी आपके पास तीन चीजें होती हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, जहां पर भी दो चीजें होंगी तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी। तो यहां पर हमने क्या फाइंड आउट किया है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर एक तरह का सेटअप आपको दिखा रखा है, ये आपके पास है होर्सशू मैग्नेट और ये रहा आपके पास कंडक्टर। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो इसके पास जो थर्ड एलिमेंट है फोर्स, वो अपने आप जनरेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसको थोड़ा सा पहले ये डायग्राम बना के दिखाना है, फिर थोड़ा सा ये वाला डायग्राम से इसने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन इस तरह से आपको रेड लाइन से शो कर दिया। तो तीसरा एलिमेंट जो है फोर्स, वो अपने आप जनरेट हो जाता है। कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड समझ में आती है आपको, डायरेक्शन समझनी है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से आप फॉलो करते हो, इसके अंदर आप फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करते हो लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर प्लेस करना है। करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, इस साइड है। थोड़ा सा मेरे को अपने हाथों को करना पड़ेगा इस तरह से, देखो ये चीज बन रही है, करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। देखो मेरे थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है ना, तो फोर्स कहाँ पर आ रही है आपकी, बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये जो है 3 डायमेंशन पिक्चर होती है, 3 डायमेंशन पिक्चर को बोर्ड पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो 2 डायमेंशनली उसे इसी तरह से समझा जाएगा। क्लियर है, इसके साथ भी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको प्रिपेयर करना है बहुत ही अच्छे से। वहां पर आपके पास क्या है, जो फोर्स होती है, ये वाली फोर्स, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, एल लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, जिसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू BIL। बिल से याद रख लेना, ठीक है, BIL। और उसी को जब हम चेंज करते हैं किसमें, विद द हेल्प ऑफ I का फॉर्मूला पुट करके Q/T, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है QVB। क्या बन जाता है, QVB, ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ओके, ये फिर से आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा दिया। देखो ये वाला लेफ्ट हैंड इस तरह से एडजस्ट करना है। देखो ये क्या दे रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यहां से भी आपको क्लियर हो रही होगी पिक्चर, देख सकते हो। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ध्यान रखना है कि आपने अपना लेफ्ट हैंड जरूर बोलना है। कैसे बोलना है, देखो ध्यान से, इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, ऑफ द लेफ्ट हैंड जरूर बोलना है, क्योंकि आपके पास एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है। तो राइट हैंड में क्या होगा, इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। तो इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि लेफ्ट हैंड के अंदर आपने लेफ्ट हैंड को बोलना जरूरी है और राइट हैंड में
राइट हैंड को बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों बाकी जो तीनों बातें हैं या पूरी जो बाकी स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली इक्वल है, सेम है। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी सेंटर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस विल थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी तरह से आपने इसको याद करना है परफेक्ट वे में। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रखा है, लेंथी भी है, लेकिन आपको उसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ओवर जो व्यू है, कंप्लीट जो इसका थीम है वो क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी कॉइल के पास मैग्नेट को लेकर आएंगे तो दैट कॉइल इंड्यूस करंट, उस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसीलिए आपका क्या बनता है, टॉपिक का नाम बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना। एक होता है प्रोड्यूस करना, एक होता है इंड्यूस करना, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक इक्वल ही है। जब हम किसी चीज के अंदर कोई चीज इंटेंशनली डाल देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक तरह से इंड्यूस करना। इंड्यूस प्रोड्यूस एक ही बात है। तो द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। डेफिनेशन आपके पास है, और यही क्या मतलब है, यही आपके पास मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये आपके पास कॉइल है, इस कॉइल के पास यहां पर आप मैग्नेट रखोगे। ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है, जो मैंने आपको डायग्राम बता रखा है वीडियो में, आपने उसी को फॉलो करना है। पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेट, जैसे कंप्लीट चेंज कर रखा है इन्होंने। इस कॉइल को मैंने अपनी थ्योरी वाले पार्ट में यहाँ पे रखा हुआ है, मैग्नेट को यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया था, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। कॉइल के अंदर अगर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो एक गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो कहां पर होती है, जीरो पर होती है। कहां पर होती है, जीरो पर। और जैसे ही मैं उसे टूवर्ड्स मूव करता हूं, मैग्नेट को मूव करता हूं टूवर्ड्स द कॉइल, देन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें ये पता लगता है कि नाउ दिस कॉइल हैज करंट। और कौन सा करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट इसको फॉलो करना है। उसके अंदर जो सबसे मेन बात थी वो यही थी कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ तभी डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, मींस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और वो क्यों होता है, वो उसके लिए मैंने आपको एक टर्म बताई थी आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, देखो ये मैग्नेट है ना, इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार शो करेंगे तो ये जो डायग्राम है काफी मेसी हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो बस आपको ये समझना है इस मैग्नेट के साथ क्या जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ी हुई है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी वहां पर आपका करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बना रखा है, मैंने आपको 4 से 5 केसेस बना के आपको समझाया था, उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दे रखा है कि हम मैग्नेट की बजाय एक दूसरी करंट कैरिंग कॉइल से भी जो करंट है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप देख लेना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर अब आप यूज करोगे राइट हैंड वर्ड। देख लेते हैं ध्यान से, इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट हैंड। उसके बाद सारा का सारा पार्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही आपने कॉपी करना है। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपके पास करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, तो तीसरा एलिमेंट क्या बच गया, फोर्स बच गया ना। फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर के लिए, यानी कि जहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओके। इसके बाद आपके पास एसी करंट, डीसी करंट, ये आपके पास जनरेटर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जनरेटर टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है तो मे बी पॉसिबल ये टॉपिक आपके पास सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल सिंपल सा ऐसे देख सकते हो। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको मोशन चैप्टर 9 क्लास से पता है कि इसका मतलब क्या है, करंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर जो करंट है वो अपनी वैल्यू को हर मोड पर चेंज करता है। अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट करंट है, फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगी। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड।
तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग का सर्किट का डायग्राम आपके पास आ गया है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, जो मैंने आपको सिखा रखा है बिल्कुल आपने वही फॉलो करना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली हम घर के अंदर कैसे अपनी वायरिंग को सेट करते हैं उसके बारे में आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन देता है, वो आपने ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, जो आपके पास सर्किट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 15 एम्पियर, 5 एम्पियर। 15 एम्पियर तब होते हैं जब आपके घर में बहुत ज्यादा डिवाइसेस होते हैं, लाइक एसी, गीजर, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फैन, बल्ब हैं, तो आप 5 एम्पियर का सर्किट यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप रेटिंग लाइक गीजर, एयर कंडीशन, इनके लिए हम यूज करते हैं 15 एम्पियर का सर्किट। और अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम के अंदर यानी कि हमारे घर में एसी का कोई यूज नहीं है और गीजर का कोई यूज नहीं है, तो हम वहां पर यूज करते हैं 5 एम्पियर सर्किट। और कई बार क्या होता है, घर के अंदर दोनों ही सर्किट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वो ओनर पे डिपेंड करता है, ओनर का दिमाग कैसा चल रहा है और जो इलेक्ट्रिशियन है वो उसको क्या सजेस्ट करता है, ठीक है, इस तरह से। लास्ट में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, फ्यूज ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जब आपका, देखो नाम से पता लग रहा है ओवर, जब आपके पास करंट परमिशिबल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, या फिर जब आपके पास लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपकी कंटेक्ट में आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, ओवरलोडिंग की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ओवरलोडिंग है, शॉर्ट सर्किटिंग है, स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग अगर कंट्रोल ना की जाए तो वो एक फायर का रूप ले लेती है, एक आग का रूप ले लेती है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट एंड द करंट सडनली इंक्रीजेज इन द सर्किट, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन लगभग लगभग सेम है। तो ये आपके पास आ जाती है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, जो हमारे डिवाइसेस को, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उन्हें सेव करता है जब आपके पास ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एक ट्रिमेंडस यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है, और वो करंट आपके डिवाइस को खराब ना करे, इसके लिए क्या होना चाहिए, करंट की सप्लाई को रुक जाना चाहिए। तो करंट की सप्लाई को कौन रोकेगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज रोकेगा। कैसे रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यू को फॉलो करता है। जैसे ही करंट उससे ज्यादा होगा, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत लो होता है, और करंट सप्लाई रुक जाएगी। जैसे करंट सप्लाई रुकेगी, इट विल स्टॉप द करंट, एंड और जो करंट रुक जाएगा यानी एक्सेस अमाउंट का करंट जो रुक जाएगा, उससे आपके जो डिवाइसेस हैं वो आपके सेव रहेंगे। थ्योरी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपनी नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे पढ़ भी सकते हो। मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही ऑलरेडी वीडियोस के अंदर दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड शो की हेल्प से एक ओवरव्यू लिया है। इसके अंदर एक टॉपिक रह गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को आपने प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट आपके पास आता है। उसकी डेफिनेशन क्या आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर की, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर उसका प्रिंसिपल आपके पास है, कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम्स हैं, डायग्राम के बाद आपके उसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, फोर्स जनरेट होती है, तो फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स भी है, हाउ वी कैन इंक्रीज द फोर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। और इसके अंदर आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा, इसको भी आपको बताना जरूरी होता है, डायग्राम को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। 2 डायग्राम आपके पास वहां पर आते हैं, एसी डीसी मोटर के अकॉर्डिंग देख लेना वो भी आप। तो आपका एक क्वेश्चन आपने ये भी प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कोई एक आधा न्यूमेरिकल होगा तो उसको देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी वैसे कोई न्यूमेरिकल इसका नहीं आता, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपके पास ना एक परफेक्ट फॉर्मूला होना जरूरी है। यहाँ पर आपके पास परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमेशा हमेशा को क्या बताया जाता है, B इज प्रोपोर्शनल टू L बाई आर। जैसे आपको B इज प्रोपोर्शनल टू L बाई आर बताया जाता है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, क्योंकि इक्वल टू में फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल नहीं है, कंपटीशन वे में तो है लेकिन वैसे नहीं है, वो +1 +2 में आपके पास आएगा। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बिल्कुल ही 0 है, निल है। तो आपने न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन भी लेंथी ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसे समझ के करोगे तो काफी इजी रहेगा। अगर आप उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो काफी टिपिकल है, तो पूरी लेंथ का क्वेश्चन कभी नहीं आता, छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट नहीं आएगा कभी भी, वो कह सकते हैं कि इसकी वर्किंग बताओ, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ डायग्राम और वर्किंग बतानी है, उसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं बताना। कई बार क्या होता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता दो, वर्किंग और डायग्राम से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें रहने वाला है, ठीक है।
ठीक है। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए आपको ना डायग्राम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम के अंदर इन्वॉल्व होने वाले एरोज, करंट की डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम्स को 50-50 याद कर लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला डायग्राम आपके पास है, जैसे सपोज करो ये वाला डायग्राम आपके पास था। इस डायग्राम में वो क्या कर सकते हैं कि कुछ पार्ट तो एक डायग्राम का कॉपी कर लिया और कुछ पार्ट उसने दूसरे डायग्राम का कॉपी कर लिया आसान बनाने की। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपसे गड़बड़ हो सकती है। जैसे मान लो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में और जो मैंने आपको डायग्राम दिया उसमें 99% सिमिलैरिटी है, लेकिन सिर्फ एक कमी है या एक डिसिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी थ्योरी या जो उसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो चेंज हो जाता है। मैंने जो आपको डायग्राम दिया था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड है और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड में, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल राइट लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से आपको डायग्राम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत बहुत ज्यादा। क्लियर? ठीक है। तो आई होप कि आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का मिल चुका है। अब आप एबल हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, और अपना टेस्ट बहुत अच्छे से दोगे। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।